गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सिद्धार्थ दुबे। मैं पेशे से एक वकील, एक करियर काउंसलर और एक लॉ का प्रोफेसर हूँ। मेरी पढ़ाई मेरी LLB फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है और मेरा मास्टर ऑफ लॉज नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से हुआ है। मैं आज 3 छोटे वीडियोस की मदद से आप लोगों को उत्तर प्रदेश PCSJ या उत्तर प्रदेश जुडिशरी के 3 अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। मेरा पहला वीडियो, जो कि पहली स्टेज होती है उत्तर प्रदेश जुडिशरी एग्जामिनेशन की, जिसको हम लोग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। मैं अपने दूसरे वीडियो में मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा और तीसरे और आखिरी वीडियो में आप लोगों को इंटरव्यू के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। ये याद रखिए, ये तीनों स्टेजेस अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप फाइनली जज नहीं बन पाएंगे। हमारे लिए तीनों स्टेजेस इंपॉर्टेंट हैं और तीनों स्टेजेस की तैयारी करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहली प्रिलिमिनरी स्टेज से। जब मैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करता हूँ, सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी ज़रूरी है कि ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें सारे के सारे सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे, वो चाहे लॉ के पेपर में हो या जनरल स्टडीज़ के पेपर में हो, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। यानी आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और चारों ऑप्शंस में से आपको एक सही ऑप्शन को टिक करना होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि अब से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी करी जाएगी। सबसे पहले हम लोग लॉ का पेपर देखते हैं। जब हम लॉ के पेपर की बात करते हैं, इसमें हमसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन की कीमत 2 अंक होती है। सो जब मैं टोटल जोड़ता हूँ, टोटल हम लोगों को लॉ के पेपर की कीमत 300 मार्क्स मिलती है। जो नेक्स्ट पेपर है वो होता है जनरल स्टडीज़ का पेपर। इस जनरल स्टडीज़ के पेपर में 150 हम लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन की कीमत 1 मार्क होती है। टोटल 150 मार्क्स इस पेपर के होते हैं। टोटल प्रिलिमिनरी मार्क्स जो होते हैं उनकी कीमत 450 मार्क्स होती है। आइए हम लोग देखते हैं इन दोनों पेपर्स में अलग अलग क्या क्या पूछा जाता है। हम पहले स्टार्ट करेंगे लॉ के पेपर से। जब मैं लॉ के पेपर की बात करता हूँ, लॉ के पेपर में जो पहला या सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। जब मैं आपसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों कह रहा हूँ कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ लॉ में पूछा जाएगा प्रिलिमिनरी में, बल्कि ये जनरल स्टडीज़ में भी पूछा जाएगा और साथ ही साथ जो अगली स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है, जिसको हम लोग मेंस एग्जामिनेशन कहते हैं, उसमें भी ये जनरल स्टडीज़ के पेपर और लॉ पेपर 1 में पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो अगले कुछ लॉज हैं हमारे, वो होते हैं इंडियन पीनल कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। ये जो पहले 8 सब्जेक्ट्स हम लोगों से बताए जा रहे हैं, ये 8 सब्जेक्ट हमारे कोर लॉ सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। हम लोग LLB में जनरली इनको पढ़ते हैं। पर ये जो लास्ट के 2 सब्जेक्ट्स हैं, जिसको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल अफेयर्स कहते हैं, ये जनरली हम लोगों को LLB में नहीं पढ़ाए जाते। हाँ, जब मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करता हूँ, इसमें यूनाइटेड नेशंस और साथ ही साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसी और बॉडीज़ आ जाती हैं। ये कुछ हद तक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से टच ज़रूर करता है। पर जब मैं आखिरी टॉपिक इंटरनेशनल अफेयर्स पे जाता हूँ, ये टॉपिक जनरली हम लोगों को LLB में नहीं पढ़ाया जाता है। ये पूछा तो लॉ के पेपर में जाता है, पर ये एक जेनेरिक सब्जेक्ट होता है। अगर मैं आपको मार्क्स के ब्रेकअप की बात करूँ और क्वेश्चंस के ब्रेकअप की बात करूँ, तो आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि क्योंकि ये 150 क्वेश्चंस का एक पेपर होता है और जिसमें हमसे 10 टॉपिक्स कवर करे जा रहे हैं, इन 10 टॉपिक्स पे ऑन एन एवरेज हर टॉपिक पे 15 सवाल बनने चाहिए। पर ये जनरली देखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जैसे कुछ सब्जेक्ट से 15 से ज़्यादा भी सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल 20 या 22 तक भी हो सकते हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल अफेयर्स से जनरली सवाल थोड़े कम पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं। हमारे लिए ये 10 टॉपिक्स या ये 10 सब्जेक्ट्स इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। जब हम लोग लॉ के पेपर के बाद आगे चलते हैं, तो प्रिलिमिनरी स्टेज में हमारा जो दूसरा पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज़ का पेपर। जनरल स्टडीज़ के पेपर में जो ऑन एन एवरेज हम लोगों से सवाल पूछे जाते हैं या जो हम लोगों को कमीशन के द्वारा सिलेबस दिया जाता है, उसमें ये कुछ ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं। ये ब्रॉड टॉपिक्स में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं आपसे बोलूँ तो होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। याद रखिए, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ये हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड नहीं है। सो प्लीज़ वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ के आप अपने वक्त को ज़ाया ना करिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न।
जब मैं आपसे बात करता हूँ एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न की, तो मॉडर्न हिस्ट्री से जनरली ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर साल के पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज़्यादा सवाल हों, पर यह देखा गया है कि एंशंट और मेडिवल से जनरली थोड़े कम और मॉडर्न से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तब भी मेरी राय आपसे ये होगी कि आप तीनों तरीके के हिस्ट्री के डिविजन्स या तीन तरीके के हिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं इंडिया में, उन तीनों पे इक्वल फोकस करें। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान के फिजिकल फीचर्स हैं, पॉलिटिकल फीचर्स हैं, या जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया नेशनल हाईवे बना, कोई नया न्यूक्लियर प्लांट सैंक्शन करा गया, इस तरीके के सवालों को भी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में कवर करा जा सकता है। इंडियन पॉलिटी की जब मैं बात करता हूँ, इंडियन पॉलिटी को हम सीधे इक्वेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि लॉ में पूछा गया था। पॉलिटी में और कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा फर्क होता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्योरली बेयर एक्ट बेस्ड होता है, और जब मैं पॉलिटी की बात करता हूँ तो ना सिर्फ वो बेयर एक्ट, परंतु उस बेयर एक्ट की जो एप्लीकेशन होती है, जो उसके आसपास के एडमिनिस्ट्रेटिव या उसके आसपास के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाले सवाल होते हैं, हमसे वो भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी पे जनरली हम लोगों से जो सवाल होंगे, वो सवाल हम लोगों से रीसेंट डेवलपमेंट के पूछे जाएंगे। इसके बाद आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला हो जाता है साइंस और दूसरा हो जाता है टेक्नोलॉजी। यहाँ पे याद रखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, जनरली इन टॉपिक्स पे जो सवाल बनते हैं वो सारे के सारे स्टैटिक जीके का पार्ट माने जाते हैं। स्टैटिक वो हिस्सा होता है जो कि धीरे धीरे बदलता नहीं है, वो जनरली सेम रहता है। जैसे आज से 5 साल पहले भी मुगल्स की हिस्ट्री सेम थी और आज भी मुगल्स की हिस्ट्री सेम है। आज से 10 साल पहले भी हिमालय माउंटेन्स वहीं थी जहाँ पे वो आज हैं। परंतु जब मैं आपसे कोई चीज़ कहता हूँ कि वो डायनामिक जीके का पार्ट है, तो डायनामिक जीके का का मतलब होता है जो उसमें बदलाव हो रहे हैं। जैसे जब मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करता हूँ, तो इंडियन इकोनॉमी में अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि एक इंटरनेशनल रिप्यूट का इंडेक्स होता है, उसमें 2016 में इंडिया की अलग रैंक थी, 2017 में अलग रैंक थी, 2018 में अलग रैंक है और 2019 में अलग रैंक होगी, विच मीन्स इट इज़ डायनामिक एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो ओवरऑल जीएस के पेपर को स्टैटिक और डायनामिक में डिवाइड करा जा सकता है। जब मैं साइंस की आपसे बात करूंगा, तो याद रखिए कि साइंस में जो सवाल बनते हैं वो थोड़े स्टैटिक सवाल होते हैं। जैसे बेसिक फिजिक्स, बेसिक बायोलॉजी, बेसिक केमिस्ट्री, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने अपनी छोटी जो स्कूल में क्लासेस होती हैं 5th, 6th, 7th, 8th, उन सब में पढ़ा होता है। पर जब मैं आपसे टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ इसी टॉपिक पे, तो टेक्नोलॉजी अपने आप में एक डायनामिक टॉपिक होता है, और टेक्नोलॉजी में जो मेजर टॉपिक्स जो कवर करे जाते हैं वो जनरली होते हैं जो वक्त के साथ बदल रहे हैं। जैसे स्पेस, डिफेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ये ध्यान रखिए, जब आपसे टेक्नोलॉजी पे सवाल पूछा जाएगा तो ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो सवाल बनते हैं वो स्पेस और डिफेंस से रिलेटेड सवाल होते हैं। जब हम नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स और करंट अफेयर्स, ये दोनों के दोनों प्योरली डायनामिक होते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग आम भाषा में न्यूज़ कहते हैं। जैसे जैसे इंटरनेशनली चीज़ें बदलती चली जा रही हैं, दिन ब दिन रोज़ नए करंट अफेयर्स बदलते चले जा रहे हैं, हमको इन सारी की सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, पढ़ना है इन दोनों टॉपिक्स के लिए। याद रखिए, इंटरनेशनल अफेयर्स या करंट अफेयर्स से 150 में से ऑन एन एवरेज कम से कम 50 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये ब्रेकअप सेम रहे, बट मैं आपको एक एवरेजिंग बता रहा हूँ पिछले कुछ साल के पेपर की। अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स और करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो इनको तैयार करने के लिए जो सबसे बेहतर तरीका होगा वो तरीका होगा एक अच्छी मैगजीन और साथ ही साथ एक डेली न्यूज़पेपर। अगर ये दोनों चीज़ें आप साथ लेके चलते हैं तो ये दोनों करीब करीब तैयार हो सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि लॉ के जितने भी सवाल होते हैं और ये जो इनिशियली स्टैटिक जीके के जो सवाल होते हैं, ये डायरेक्ट बुक से कवर करे जा सकते हैं और ये ऑलरेडी अवेलेबल क्वेश्चन बैंक से जनरली कवर हो जाते हैं। पर जब मैं आपसे इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, न्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू डेवलपमेंट इन इकोनॉमी, ऐसे टॉपिक्स की बात करता हूँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये किसी भी एक क्वेश्चन बैंक या किसी एक सोर्स से कवर नहीं हो पाएंगे। इंटरनेट एक बहुत अच्छा माध्यम है इन सारे टॉपिक्स पे पढ़ाई करने के लिए। ये जो मैंने आज आप लोगों को ब्रेकअप बताया, ये हम लोगों को मोटा मोटा लॉ और जीएस के पेपर के बारे में बताता है। आई होप
इस पर्टिकुलर वीडियो से आप लोगों को मदद मिल पाए ये समझने में कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए तैयार करनी है। अगर आप मेरे से कोई भी मदद लेना चाहते हैं या पर्सनली मुझे रीच आउट करना चाहते हैं, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9628869666 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने अगले वीडियो में, जो कि मेंस एग्जामिनेशन के बारे में होगा, आपको मेंस के बारे में डिटेल में समझा पाऊँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।